गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। बेहतरीन और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, उसको लिखिए डेली प्रतिदिन। और आज के प्रश्न का पहला जो आप लोग देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न, वित्तीय सुरक्षा के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसने फिन एम्पावर कार्यक्रम को शुरू किया है। फिन एम्पावर कार्यक्रम ना, फिन एम्पावर कार्यक्रम को किसने शुरू किया है, किस लिए शुरू किया गया है, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। फिन एम्पावर कार्यक्रम किसके लिए है? महिलाओं को क्या बनाने के लिए? सशक्त बनाने के लिए। पूछा जा रहा है किसने क्या शुरू किया है? फिन एम्पावर कार्यक्रम शुरू किया है। फिन एम्पावर कार्यक्रम, तो फिन एम्पावर कार्यक्रम शुरू किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और यूएन विमेन इंडिया के द्वारा शुरू किया गया। तो इसका ये ए और बी दोनों होगा, उत्तर हो जाएगा सी। ए और बी दोनों, ये सी इसका सही जवाब होगा। फिन पावर कार्यक्रम शुरू किया गया है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और यूएन यूनाइटेड नेशन महिला कार्यक्रम के द्वारा, है ना, जिन्होंने इंडिया के लिए यूएन विमेन इंडिया, इंडिया का संयुक्त राष्ट्र इंडिया का वुमेन कार्यक्रम चलाया जाता, महिला कार्यक्रम, उसके तहत इन दोनों के द्वारा शुरू किया गया फिन एम्पावर कार्यक्रम। महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, आप सब लोग इस बात को याद करिएगा। इस बात को याद करिएगा और इसको लिख लीजिएगा। एक नई पहल है विमेन इंडिया की, एक नई पहल फिन एम्पावर को वित्तीय सुरक्षा के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है। इसके लिए खास करके इसमें वित्तीय सुरक्षा के प्रति, है ना, ये क्यों शुरू किया गया है? वित्तीय सुरक्षा के प्रति, वित्तीय सुरक्षा के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यहाँ पे लिखा गया है वित्तीय सुरक्षा, फाइनेंशियल, है ना, सिक्योरिटी के प्रति बनाने के लिए। महिला इंडिया ने, बीएससी ने महिला नेताओं और उद्यमियों में निवेश बढ़ाने के लिए बीएससी और संयुक्त राष्ट्र महिला इंडिया ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में लिंग समानता समारोह के लिए रिंग द बेल का आयोजन किया था और जिसमें ये शुरू किया गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई जो है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 9 जुलाई, ये याद रखेगा, है ना, 1875 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी, है ना, 1875 में। मुख्यालय मुंबई में है और इसके सीईओ और एमडी हैं सुंदर रमन राम मूर्ति। मुख्यालय इसका मुंबई में है, मुंबई, और इसके एमडी एंड सीईओ जो हैं सुंदर रमन राममूर्ति। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 9 जुलाई 1875 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं एस मुंद्रा। ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष जो हैं वो हैं एस मुंद्रा। एस मुंद्रा जो है इसके अध्यक्ष हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, फिन एम्पावर कार्यक्रम। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण सहयोग पर एक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? दक्षिण सहयोग पर एक मंत्री स्तरीय बैठक, साउथ कोऑपरेशन, एक मंत्री स्तरीय बैठक मतलब मंत्रियों का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो दक्षिण सहयोग पर मंत्रियों का बैठक जो किया गया वो किया गया कतर में, कतर की राजधानी दोहा में। कतर की राजधानी जो है वो कहाँ है? दोहा में। दोहा में इसकी बैठक हुई थी, ये भी याद रखिएगा। दक्षिण सहयोग मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कतर की राजधानी दोहा में किया गया। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पर इसकी बैठक दोहा में हुई है। अब दक्षिण सहयोग पर जो दोहा में बैठक हुई थी, इसमें आप देखेंगे, मैंने कल एक प्रश्न इस पर करवाया था कि किस देश को बाहर किया गया है गरीब देशों या कम विकसित देशों की सूची से? भूटान को किया गया है, जैसा कि हमने बताया। तो इसको याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते रहते हैं एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। दक्षिण सहयोग पर कतर में किया गया,
एक मंत्री स्तरीय बैठक आयोजन, ये 5वां बैठक था। ये कम विकसित देशों की ये एक बैठक थी, 5वां था, 5वां बैठक था। कम विकसित देशों, कम विकसित देशों की बैठक, इसमें कम विकसित देशों पर बैठक की गई थी। ये भी याद रखिएगा। भारत का भूटान जो है कम विकसित देशों की सूची से निकाल दिया गया, भूटान को कम विकसित देशों की सूची से निकाल दिया गया, कम विकसित देशों की सूची से बाहर कर दिया गया है, बाहर किया गया, इसको निकाला गया। अभी भारत के पड़ोस में बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनको रखा, पाकिस्तान को नहीं, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, इनको रखा गया है। अफगानिस्तान को भी रखा गया है, म्यांमार को भी रखा गया है। तो एशिया में लगभग 8 देश हैं जो कम विकसित है। सबसे ज़्यादा 33 देश जो है वो अफ्रीका में है। कुल 45 देश कम विकसित देशों की सूची में अभी भी हैं। तो कतर की राजधानी दोहा में इसका आयोजन किया गया था, बैठक हुई थी। किसने महिलाओं के नेतृत्व वाले 3 सप्ताह के स्वच्छता अभियान, स्वच्छोत्सव की शुरुआत की थी, है ना? महिलाओं के नेतृत्व वाला, महिला नेतृत्व वाला 3 सप्ताह के स्वच्छता अभियान। अब ये कब से शुरू हुआ था? ये हुआ था 14 से लेकर 30 तारीख तक के लिए, यह 30 तक चलेगा, है ना? तो किसने इसी स्वच्छोत्सव, इसको बोला गया है हिंदी में, स्वच्छोत्सव की शुरुआत की थी? क्लीनिंग कैंपेन था, क्लीनिंग कैंपेन था। किसने शुरू किया है, ये प्रश्न इसमें पूछा गया है कि इसकी शुरुआत किसने की थी, है ना? तो इसकी शुरुआत की थी हरदीप सिंह पुरी ने। इसकी शुरुआत की हरदीप सिंह पुरी, जो शहरी आवास विकास मंत्री हैं, हरदीप सिंह पुरी ने इसकी शुरुआत की। हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। इन्होंने महिलाओं के नेतृत्व वाले 3 सप्ताह के स्वच्छता अभियान को शुरुआत की थी। 10 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक समाप्त होगी। 10 से 30 मार्च तक, 10 से 30 मार्च 2023 तक, है ना, चलेगा यह स्वच्छोत्सव अभियान, है ना? हरदीप सिंह पुरी शहरी आवास एवं विकास मंत्री, शहरी आवास विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न होगा यहाँ। शून्य अपशिष्ट के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी इसको मनाया गया है। स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन पर यह केंद्रित था। जो तो है 2023 के शहरी स्वच्छता प्राप्त करने के लिए काम करने वाली उच्च प्रभावी महिला उद्यमियों, महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम को मान्यता देगा। तो ये ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट 30 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च। तो याद रखिएगा, हरदीप सिंह पुरी ने शुरुआत किया और एक स्वच्छता कार्यक्रम है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य जो है वो है बिहार। ये याद रखेंगे आप लोग, बिहार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। और यह रिपोर्ट किसने जारी किया गया? आई रिपोर्ट के अनुसार। तो रिपोर्ट जारी है शिक्षा मंत्रालय के, शिक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है, रिपोर्ट जारी की है और इसमें बताया है कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है साक्षरता केरल में, सर्वाधिक साक्षरता केरल में। अभी पिछले हफ्ते यह जारी किया गया था जिसमें ये बातें बताई गई। कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है?
इसमें ये बताया गया। बिहार, राजस्थान, अरुणाचल सबसे कम साक्षरता दर वाले 3 राज्य हैं। बिहार के बाद राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है। बिहार के बाद राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे कम साक्षरता वाले राज्य हैं। सबसे कम साक्षरता किन किन राज्यों में? बिहार यह है पहला, राजस्थान सेकंड, अरुणाचल तीसरा सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। 3 राज्य सबसे कम साक्षरता दर वाले हैं, याद रखिएगा आप लोग। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने यह जानकारी दी। बिहार के सबसे कम 61.8%, इसके बाद अरुणाचल 65.3, राजस्थान का नंबर आता है। तो सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य जो है वो है, अभी भी बना हुआ है बिहार। ध्यान रखिएगा, बिहार की कुल साक्षरता दर जो लगभग है, सबसे कम साक्षरता दर इसकी है वो है 61.8%। 61.8% सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य यही है। सबसे कम महिला साक्षरता और सबसे कम पुरुष साक्षरता भी यही है। सर्वाधिक साक्षरता जो है वो केरल में है। केरल 94% से भी ज़्यादा साक्षरता दर यहाँ है। संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का कहाँ संपन्न हुआ है? भारत और सिंगापुर के बीच अभ्यास हुआ है बोल्ड कुरुक्षेत्र, याद रखेंगे। ये हुआ है जोधपुर, और जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में। जोधपुर राजस्थान में हुआ है, याद रखिएगा। जोधपुर राजस्थान में ये हुआ है। और भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र संपन्न हुआ है राजस्थान में, और राजस्थान में ही जोधपुर है, ध्यान रखिएगा। जोधपुर में बोल्ड कुरुक्षेत्र। अब ये किस प्रकार का अभ्यास है? यह किस प्रकार का अभ्यास है ये याद रखेंगे आप लोग। यह अभ्यास एक द्विपक्षीय कौशल प्रशिक्षण अभ्यास है जो ये हुआ था 6 से 13 मार्च 2023 तक सिंगापुर सेना और भारतीय सेना के बीच। ये 13वां अभ्यास था, 13वां संस्करण था। और एक किसका था? ये मिलिट्री का था। मिलिट्री सिंगापुर और भारत की सेना, सिंगापुर प्लस भारत की सेना के बीच हुआ जोधपुर में। ये अपनी तैयारियों का जायजा लेने के लिए, इसके लिए इन्होंने इसको आयोजित किया था। भारतीय सेना द्वारा आयोजित तो ये इसमें प्रतिभागी थे 42वीं बटालियन सिंगापुर आर्मी रेजिमेंट के सदस्य ने, इसमें बख्तरबंद ब्रिगेड के सदस्य भी शामिल हुए थे। तो ये याद रखेंगे। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच, यह 2005 में 5 से शुरू किया गया है। यह एक्सरसाइज जो है 2005 से होता है, 2005 से होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। 2005 से 2 वर्षों पर इसका अभ्यास आयोजित किया जाता है, कभी कभी 1 वर्षों पर भी हुआ है, याद रखेंगे आप लोग। 42वीं बटालियन, इस अभ्यास में भारतीय सेना की 42वीं बटालियन ने भाग लिया। ये प्रश्न बनेगा, भारतीय सेना की 42वीं बटालियन, भारतीय सेना की 42वीं बटालियन, भारतीय सेना की 42वीं बटालियन ने भाग लिया। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी बटालियन ने भाग लिया था बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो ये जोधपुर में राजस्थान में हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है?
रेशम उत्पादन, भारत में 4 प्रकार के रेशम पाए जाते हैं और ये ध्यान रखेंगे, ये इसका पहला उत्तर सही हो जाएगा उत्तराखंड। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है, उत्तराखंड ना। तो उत्तराखंड में जो भी रेशम उत्पादन करने वाले लोग हैं उनको रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और उनको इसके साथ जोड़ने के लिए ये किया गया है। उत्तराखंड रेशम उत्पादकों के लिए भारत का पहला राज्य है जिसने ऐसा काम किया है, शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। रेशम कीट बीमा कार्यक्रम, इसको क्या नाम दिया गया? राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने ये शुरू किया है। कृषि मंत्री उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने रेशम कीट ना कीड़ा बीमा के नाम से यह योजना को लॉन्च किया है और ये योजना रेशम कीट बीमा के नाम से शुरू किया गया है। यह योजना राज्य में जो भी रेशम उत्पादन करने वाले लोग हैं, इसमें लगे हुए लोग हैं, उनके लिए यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4 जिलों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में शुरू किया गया है। 200 रेशम उत्पादकों को बीमा प्राप्त किया, 200 रेशम उत्पादकों को बीमा दिया गया है। यह कहाँ कहाँ शुरू किया गया? हरिद्वार शुरू किया गया, हरिद्वार में, उसके अलावा देहरादून में, उधम सिंह नगर और नैनीताल 4 जिलों में यह शुरू किया गया है। भारत में रेशम उत्पादन करने वाला सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कौन करता है? भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादन सर्वाधिक रेशम उत्पादक कर्नाटक। सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन कर्नाटक करता है, बहुत ज्यादा कर्नाटक। और कर्नाटक में सहतूती रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। भारत में भी सहतूती रेशम है ना, सहतूती रेशम मलबरी रेशम कहा जाता है। इसके सहतूती रेशम, मूंगा रेशम, ईरी रेशम और टसर रेशम, 4 प्रकार के रेशम होते हैं। मूंगा रेशम, ईरी रेशम और एक होता है टसर रेशम। तो 4 हो गए, टसर, मूंगा, ईरी रेशम और सहतूती रेशम। भारत में 4 प्रकार का, सबसे ज्यादा रेशम उत्पादक कर्नाटक करता है। तो याद रखिएगा, भारत का पहला राज्य जिसने रेशम उत्पादकों के लिए बीमा शुरू किया। हाल ही में अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है ना? ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। परीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं तमाम एग्जामों में, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अनुसंधान में सहयोग को मजबूत बनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम में है। स्टॉकहोम इसकी राजधानी है, स्वीडन। ये जो हर साल नोबेल पुरस्कार ही दिए जाते हैं स्टॉकहोम में ही, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत और स्वीडन ने दोनों देशों के बीच अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने, अनुसंधान नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एक MOU मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन भारत और स्वीडन के बीच सहयोग पर, इसमें क्या क्या? विज्ञान इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, स्वीडिश फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिसर्च एंड हायर एजुकेशन के द्वारा यह किया गया है। इसमें क्या होगा? इसमें स्मार्ट शहरों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटर, परिवहन, संयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयासों को आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें समझौता हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, स्वीडन एक स्कैंडिनेवियाई देश है, स्कैंडिनेवियाई देश है। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में होता है। उसकी राजधानी है स्टॉकहोम। हाल ही में स्विस फर्म IQAir की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? दुनिया का सबसे प्रदूषित देश, तो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है चाड सबसे प्रदूषित देश है दुनिया का। IQAir एक स्विट्जरलैंड, स्विस मतलब स्विट्जरलैंड की एक फर्म है, एक कंपनी आप कह सकते हैं, संस्था है जिसका नाम है IQAir, एयर क्वालिटी। IQ का मतलब IQ, एयर क्वालिटी है ना। इन्होंने बताया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित देश जो है वो है चाड एक अफ्रीकी देश है। चाड क्या है? एक अफ्रीकी देश है। चाड अफ्रीकी देश है।
है ना, ये ध्यान रखेंगे। और दुनिया के सबसे प्रदूषित देश कौन है? शीर्ष प्रदूषित देश, शीर्ष देश सबसे ज्यादा जो प्रदूषित है, चाड 1 नंबर, इराक 2 नंबर, पाकिस्तान जो है 3 नंबर पर है। चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, बहरीन, बांग्लादेश, बहरीन, बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद बुर्किना फासो, 7वां कुवैत, 8वां भारत, बुर्किना फासो, कुवैत, 8वें नंबर पर भारत। भारत दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश है। और 9वें 10वें नंबर पर जो आता है वह है मिस्र और ताजिकिस्तान। मिस्र, ताजिकिस्तान, मिस्र और ताजिकिस्तान इनका नंबर आता है। तो दुनिया के शीर्ष प्रदूषित देशों की सूची ये है, जहां पे सबसे ज्यादा प्रदूषित देश हैं। अगर देखा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन से हैं, तो दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 65 शहर भारत के। बहुत बुरी हालत है। सबसे प्रदूषित शहर, सबसे प्रदूषित शहर, सबसे प्रदूषित शहर है ना, 1 नंबर पर लाहौर है। और लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में है। दूसरे नंबर पर है जो है वुहान है, चीन का एक शहर है जिसको वुहान नाम है। दूसरे में चीन का होतन शहर है, होतन, और ये चीन का है। तीसरे नंबर पर आएगा भिवाड़ी, ये भारत में है, राजस्थान। तीसरा, और भारत का सबसे प्रदूषित शहर भिवाड़ी ही है, तीसरे नंबर पर आता है। और चौथे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर दिल्ली। और राजधानियों में देखा जाए, राजधानियों में तो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है, चौथे नंबर पर दिल्ली आती है। लाहौर राजधानी थोड़े है। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी, इसमें कौन राजधानी है? दिल्ली। इस्लामाबाद है पाकिस्तान की राजधानी, पता है? इस्लामाबाद है पाकिस्तान की राजधानी। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी भारत की है। तो याद रखिएगा, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर 10 में ही 6 शहर भारत के हैं। सबसे प्रदूषित शहरों 10 शहरों में, है ना, कितने भारत के हैं? 6। दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 6 भारत के हैं, याद रखिएगा। चौथे नंबर पर दिल्ली है, उसके बाद दरभंगा, अशोकपुर, पटना, सब ना इन सबों का नाम आता है। हाल ही में अभ्यास लाभ पड़ोस के तीसरे संस्करण का आयोजन कौन कर रहा है? इस बार तीसरे संस्करण का आयोजन कर रहा है भारत, इज द राइट आंसर, है ना। लाभ पड़ोस ये द्विवर्षीय अभ्यास है, द्विवर्षीय अभ्यास है जो फ्रांस के नेतृत्व में आयोजन किया जाता है। फ्रांस के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है, आयोजित किया जाता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में इसकी एक्टिविटीज रहेगी, हिंद प्रशांत क्षेत्र में इसका एक्टिविटीज रहेगा। तेरह 14 मार्च 2023 को आयोजित हुआ था। तीसरा संस्करण था हिंद महासागर क्षेत्र में। ये इसका कौन सा संस्करण है? 3rd एडिशन है, 3rd एडिशन है। हिंद महासागर क्षेत्र में, हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजन हुआ था इसका, याद रखिएगा।
एक द्विवार्षिक अभ्यास है, हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। फ्रांसीसी नौसेना द्वारा यह लापरोस का हर 2 साल में अभ्यास का आयोजन होता है, जिसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में भाग लेने नौसेनाओं के बीच समुद्री डोमेन का करना। इसमें रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, फ्रेंच इंडियन नेवी, जापानी मैरीटाइम सेल्फ रिसर्च है ना, और अमेरिका इसमें भाग लिए थे। इसके अलावा इसमें कौन कौन, जापान भी भाग लिया, फ्रांस भी भाग लिया, यूएसए भी भाग लिया और ऑस्ट्रेलिया भी भाग लिया। तो लापरोस में कौन कौन देशों ने भाग लिया भारत के अलावा? इसमें जापान, फ्रांस, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ने भी भाग लिया था। इनकी नेवी ने भाग लिया था। ये नौसेना का अभ्यास है, नौसेना का अभ्यास है। सभी लोग की नौसेनाओं ने इसमें भाग लिया, याद रखिएगा। और यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति कायम करने के लिए किया जाता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इनमें इन सभी ने भाग लिया था। इस बार इसका आयोजन तो भारतीय क्षेत्र में भारत कर रहा था, फ्रांस के नेतृत्व में आयोजन होता है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में 3 साल की पाबंदियों के बाद किस देश ने पर्यटकों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं? 3 साल की पाबंदियों के बाद चीन और हांगकांग ने। तो इसका क्या उत्तर सही होगा? इसका उत्तर हो जाएगा चीन ने। चीन, चाइना इज द राइट आंसर। चीन और हांगकांग दोनों ने, हांगकांग, चीन और हांगकांग जो है 3 साल की पाबंदियों कोरोना के कारण इन्होंने अपनी जो है सारी सीमाएं बंद रखी थी। तो 3 साल की पाबंदियों के बाद अब इन्होंने पर्यटकों को अपने वहां आने जाने के लिए क्या कर दिया है? शुरुआत कर दी है, खोल दिया, अपनी सीमाएं खोल दिया, एयरवेज खोल दिए, और जिसके तहत ये जा सकते हैं। 15 मार्च 2023 को विदेशियों के लिए इन्होंने वीज़ा जारी करने शुरू किए और पूरी तरीके से इन्होंने खोला है। 28 मार्च 2000 से पहले जारी किए गए वैध वीजा विदेशियों को चीन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। तो कोविड-19 की रोकथाम नियंत्रण के बाद जो इन्होंने बंद किया था, तो चाइना और हांगकांग ने अपने वीजा खोल दिए हैं। चलिए, चीन की राजधानी है बीजिंग, हांगकांग का बताइए राजधानी कहाँ है? और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चलिए, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सेशन को लाइक और शेयर अवश्य करें।